कल बेलेनोग्लोसिस के जनरल हैबिटेट के बाद में आज का मेरा टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सिस्टेमिक पोजीशन एंड इसकी फाइलोजेनी। अर्थात बेलेनोग्लोसस जो कि हेमिकोडेटा का सदस्य है, वह सिस्टेमिक पोजीशन यानी वर्गीकी के अंदर हेमिकोडेटा और बेलेनोग्लोसस कहाँ ठहरते हैं, उनकी अवस्थिति कहाँ है और वह किस प्रकार से विकास के दौरान विभिन्न एनिमल से विभिन्न ग्रुपों से संबंधित रहे हैं, उसके बारे में फाइलोजेनी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम सामान्यतः, जैसे आपकी सिलेबस की किताब में कोऑर्डिनेट के मतलब बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में कोऑर्डिनेट के सिलेबस में इसको जोड़ा गया है, हेमिकोऑर्डिनेट को साथ में। तो ऐसा क्या कारण है कि इनकी तुलना कोऑर्डिनेट के जीवों से की गई या प्रारंभ में इनको कोऑर्डिनेटा संघ का सदस्य माना गया और बाद में हेमिकोऑर्डिनेटा तरह से अलग किस कारण से अलग किया गया, इनका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट के मूलभूत लक्षण और इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, इस संबंध में किस तरह की समानताएं हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल जो करेक्टर है, कोऑर्डिनेट फंडामेंटल करेक्टर से रिजेंबल करने वाला, हम कह सकते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम। देखिए, बक्कल डायवर्टिकुलम जिसे हिंदी में मुख्य अंधनाल भी कहते हैं, और प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने जब कहा तो इसकी जो मुख्य अंधनाल थी उसकी संरचना थोड़ी मजबूत होने के कारण लोगों ने इससे कहा कि यह बक्कल डायवर्टिकुलम को उन्होंने नोटोकोड बोला था, जो कि कोऑर्डिनेट का मूलभूत लक्षण था, जबकि वास्तव में वह कुछ और ही थी। वो क्या थी, यह आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आगे का प्रोबोसिस वाला भाग है और ये जो रीजन है कॉलर क्षेत्र है और इसके पीछे का ट्रंक रीजन है। तो कॉलर रीजन के अंदर आप यहाँ पर जहाँ कर्सर चल रहा है, यह जो संरचना है बक्कल डायवर्टिकुलम है। यहाँ पे ब्राउन कलर की पीवीसी है, ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बक्कल डायवर्टिकुलम। यह मुख्य गुहा की छत, मुख्य गुहा ये है, इसकी छत से निकलकर आगे की ओर मोटी कड़ी खोखली प्रक्षेप वाली एक मजबूत स्ट्रक्चर है जो प्रोबोसिस यानी शुंड ग्रंथ, प्रोबोसिस के जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं प्रोबोसिस स्टॉक, हिंदी में बोलते हैं शुंड ग्रंथ। इस ग्रंथ के अंदर प्रोजेक्टेड होती हैं और एक तरह से इसको सपोर्ट करती हैं। और ये बनी किसकी होती हैं, पतली भित्ति की वैक्यूलेटेड और एंडोडर्मल कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो इस प्रकार से कई सारी असमानताओं के कारण, जैसे खोखला होना, नोटोकोड में खोखलापन नहीं होता है, एंडोडर्मल होना, और ये जो संरचना है इसको वास्तविक जो नोटोकोड है उससे इसको पृथक करती है। यही कारण है वैज्ञानिकों ने तत्पश्चात ये कहा कि वास्तव में यह नोटोकोड नहीं है, यह बक्कल कैविटी का एक अंधवर्ध है, जो प्रवर्ध है, डायवर्टिकुलम है, बक्कल कैविटी मुख्य गुहा का, जो आगे की तरफ फैलकर कुछ रूपांतरित होकर मॉडिफाइड हो गया है, जो इस प्रकार का दिखता है, कोई मजबूत नोटोकोड जैसा, जबकि वो वास्तव में बक्कल डायवर्टिकुलम है। बेटसन ने इसे 1885 में नोटोकोड कहा था। मैंने पहले ही बताया, गलत फहमी के कारण उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। बाद में ये भी इम्पोर्टेंट है, विली ने इसे कहा था स्टोमोकोड। उसके बाद में डाइडोस आदि कार्यकर्ताओं द्वारा भी स्टोमोकोड शब्द को ही अपनाया गया। बाद में हाइमेन ने मुख्य गुहा के इस नलिका का जो प्रोजेक्शन जो है आगे निकला, उसे बक्कल डायवर्टिकुलम कहा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में एंडोडर्मल टिश्यू जो बक्कल कैविटी के होते हैं उनका इम्पोर्टेंट योगदान होता है, इसलिए इसे मुख्य अंधनाल का प्रवर्त कहा, मुख्य अंधनाल कहा हाइमेन द्वारा। आप यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं। बक्कल डायवर्टिकुलम को किसने नोटोकोड कहा था, बेटसन ने। स्टोमोकोड किसने कहा, विली ने। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा भी जाते हैं।
और हाइमन ने इसे बकल डाइवर्टिकुलम कहा था। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कॉर्डेट का जो एक मुख्य लक्षण होता है नोटोकॉर्ड पाया जाना, फंडामेंटल कैरेक्टर है, वो वास्तव में हेमिकॉर्डेट की बेलेनोग्लोसस में बिल्कुल नहीं है, अर्थात एक कैरेक्टर तो नहीं है। अब हम दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं जो कॉर्डेट का मूलभूत लक्षण है, फेरिंजियल गिल स्लिट। फेरिंजियल यानी ग्रसनी में, गिल स्लिट यानी क्लोम की दरारें होना। तो ये एक नोटोकॉर्डिक कैरेक्टर है जो बेलिनोग्लोसस के अंदर पाया जाता है स्पष्ट तौर पर। यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ डायग्राम को, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस से मूव हुआ जब अंदर एंटर करती हैं तो ये भाग है ग्रसनी का। ग्रसनी यहाँ पर दो भागों में बटी होती हैं, निचली तो एक जो भोजन प्रविष्ट होता है वह, और एक होता है पैराब्रेंकियल स्पेस ऊपर वाला, जहाँ पर गिल स्लिट यू आकार की होती है और ग्रसनी से पानी को बाहर वातावरण में निकालने में मदद करती है। यहाँ पर इस डायग्राम की ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो ये देखिए नीचे की तरफ एक हुआ है और इन फोल्ड्स के द्वारा फेरिंजियल कैविटी दो भागों में बटी हुई है। ऊपर का भाग के अंदर गिल या पैराब्रेंकियल ब्रेंकियल रीजन है जिसके अंदर गिल, और ये जो गिल स्लिट है एक पोर्शन में दिखाई दे रही है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड के नहीं होने के बावजूद यहाँ पर फेरिंग्स जरूर निश्चित तौर पर अनेक गिल स्लिट युक्त है, और इसी प्रकार से एक कैरेक्टर जरूर नोटोकॉर्ड के नहीं होने के बावजूद कॉर्डेट का एक मूलभूत लक्षण बेलेनोग्लोसस में जरूर स्थित है, जो ये दर्शाता है कि संभवतया ये कॉर्डेट के आसपास निकटता रखने वाले जंतु हैं। आगे देखेंगे किस प्रकार निकटता है, फाइलोजेनी का पढ़ेंगे तो। माफ कीजिए मैं डायग्राम शो नहीं कर पाया था। ये है पीएस सेक्शन जिसमें ये फेरिंग्स दो भागों में बटी हुई हैं और ये फोल्ड्स हैं। निचले भाग में भोजन की एंट्री होती है और ऊपरी भाग में पानी चला जाता है और यहाँ से गिल स्लिट्स द्वारा बाहर निकलता है गुहा से। ये इसके जो विंग्स लाइक दिख रहे हैं ये वास्तव में जेनिटल विंग्स हैं, और यहाँ पर जो छोटी छोटी संरचना है ये गोनेड्स हैं। तो इस प्रकार से फेरिंग्स के अंदर ये कैरेक्टर मौजूद हैं। यहाँ पे बुक्स के फोटोज मैंने खींचे हैं, आर.एल. कोटपाल सर का मैंने वही बुक्स पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बुक्स है ये, और इसी बुक के कारण आज काफ़ी कुछ क्लियर हैं टॉपिक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि फेरिंग्स रीजन में लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्स्ट्रिक्शन है, अनुदैर्ध्य संकीर्णन है, यहाँ पर ये संकीर्णन है जिसके कारण फेरिंग्स की कैविटी दो भागों में, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला में बढ़ रही है। और ये जो फोल्ड्स है यहाँ पर इनको कहते हैं पैराब्रेंकियल रिज, जिसके कारण एक ब्रेंकियल पोर्शन में बढ़ जाता है जो ऊपरी पोर्शन है और दूसरा डाइजेस्टिव पोर्शन में बढ़ जाता है। यहाँ हम इतनी ही बात करेंगे, ब्रेंकियल रीजन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य ब्रेंकियल स्लिट गिल स्लिट की प्रेजेंस तक ही अध्ययन करना था टॉपिक में। नाव तंत्रिका तंत्र देखिए, वैसे हम कहें कि नर्वस सिस्टम जो कॉर्डेट का एक कैरेक्टर है मूलभूत, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, पृष्ठीय नलाकार तंत्रिका, वह आंशिक रूप में बेलिनोग्लोसस में है, परंतु 90% भाग कहें तो वह अकशेरुकियों की तरह है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके इस टॉपिक को समझाऊंगा। देखिए ये तंत्रिका तंत्र है बेलेनोग्लोसस का, जिसमें इसके अंदर दो नर्व्स हैं, एक डॉर्सल नर्व और दूसरी है वेंट्रल ट्रंक नर्व। ये ट्रंक रीजन में, ये कौन सा है, यहाँ तक ये जो रीजन है यहाँ से ट्रंक रीजन है, और ये जो पोर्शन है कॉलर, और इसके ऊपर का है प्रोबोसिस। आपको मालूम है बेलेनोग्लोसस में बॉडी जो है तीन भागों में बटी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो ट्रंक रीजन में डॉर्सल नर्व कोड है
और वेंट्रल ट्रंक नर्व कोड है, यह सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक इनवर्टिब्रेट। और ये दोनों कॉलर रीजन से जस्ट नीचे डोर्सल एंड वेंट्रल आपस में सर्क्यूम एंटेरिक यानी परिआंत्र नर्व रिंग के रूप में आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। इस तरह की नर्व रिंग बनना कॉर्डेट का लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं है। यह केवल और केवल इनवर्टिब्रेट आप देख सकते हैं। इनवर्टिब्रेट में एनेलिड्स, केंचुआ, इनके अंदर इस तरह की रिंग्स होती थी, कॉकरोच के अंदर रिंग्स होती थी। परंतु इससे आगे बात करें, डोर्सल और वेंट्रल दोनों आपस में सर्क्यूमेंटेरिक नर्व रिंग से मिल जाने के पश्चात जब कॉलर रीजन में जाते हैं तो एक कॉलर नर्व कोड बनाते हैं। ये इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्योंकि दिस इज स्पेशल। इससे आगे जाता है तो ये जो नर्व कोड है आगे एक्सपेंड होकर फैन लाइक नर्व एक्सपेंशन बनाते हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का इसका सेंटर है। हालांकि इसकी कोई ब्रेन से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती है, पर फिर भी तंत्रिका आवेगों का कोई कह सकते हैं ये सेंट्रलाइज सिस्टम है थोड़ा बहुत। और आगे की तरफ जो प्रोबोसिस भाग, जो कि बहुत ही हाईली मस्कुलर एंड मोस्ट एक्टिव पार्ट है, उस भाग में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल कोड्स ऑफ प्रोबोसिस, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य कोड के रूप में निकली रहती हैं। इसके अलावा जो सबसे बीच की होती है मिड डोर्सल नर्व, यह सबसे मोटी होती हैं। इसके अलावा एक एंटीरियर नर्व रिंग होती है जो प्रोबोसिस के आधार पर कॉलर के पास में चारों ओर फैली एक रिंग के रूप में होती है, जिससे ये बहुत सारी कोड्स निकली रहती हैं। यहाँ पर मैं पुनः बात करूँगा कॉलर नर्व कोड क्या है। देखिए, कॉलर रीजन के अलावा इसकी सारी तंत्रिकाएं सॉलिड होती हैं जस्ट लाइक इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकियों की तरह। परंतु दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यह कॉलर नर्व कोड खोखली होती हैं कॉर्डेट की तरह, ये पृष्ठीय भी है। तो आप कह सकते हैं कि डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड तो इसके अंदर पूरी लेंथ में होती नहीं है। हाँ, आंशिक रूप में यह जो है कॉलर रीजन, जो कि बहुत ही छोटा क्षेत्र है, उसी क्षेत्र तक यह सीमित होती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये आंशिक रूप में मौजूद है। तो इस तरह से आपने तीनों बिंदु देखे। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को भी बता देता हूँ। ये इकाइनोडर्मेट और सिलेंट्रेट से मिलता जुलता है। प्लेक्सस तंत्रिका सूत्र बने होते हैं, सिनेप्सिस है, तंत्रिका जालक है, नर्व कोड है। दो प्रमुख नर्व कोड ये मैंने बता दिया था, परिआंत्र तंत्रिका रिंग वलय ये भी हैं। इसके आगे का बिंदु मैं आपको बताता हूँ, कॉलर नर्व कोड, नर्वस सेंटर समझा जाता है आगे का। हाँ, कॉलर कोड के अंदर एक न्यूरोसील होती है। यह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर। तो आपने इस तरह से देखा कि कॉर्डेट की करेक्टर जो फंडामेंटल हैं उसमें से एक तो फेरिंग्स जो है फेरिंगोट्रेमी है अर्थात छिद्रित ग्रसनी है। इसके अलावा कोई करेक्टर है ही नहीं, और सिर्फ अगर आंशिक रूप में कहें, तंत्रिका तंत्र का एक अंश बहुत ही नगण्य भाग जो कॉलर रीजन के अंदर है वह खोखला होता है, परंतु इसे परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जो कि कॉर्डेट का मूलभूत लक्षण है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि इनके अंदर ग्रसनी छिद्रित होना एकमात्र सही तरीके का कॉर्डेट लक्षण है। तो अब हम इसको कॉर्डेट समझें या नॉन कॉर्डेट, और यही वजह है कि इसके जो डिफरेंट करेक्टर है कॉर्डेट के मूलभूत लक्षण से मिलते जुलते, जिसके आधार पर इसकी वर्गीकृत स्थिति ऑलवेज विवादास्पद और अनिश्चित बनी रही काफी समय तक। बेट्सन आरंभ में बेट्सम आदि ने इसे कॉर्डेटा संघ का एनिमल सब फाइलम माना था, एमिकोडेट्स को, परंतु बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि एकमात्र फेरिंजियल ग्लिन स्लिट ही दर्शाते हैं। इसलिए आधुनिक जो साइंटिस्ट है वेंडर हॉस, डाइडॉफ,
मार्कस, हाइमेन, इन्होंने हेमिकोर्डेट्स को कॉर्डेटा संघ से हटाकर एक स्वतंत्र अकशेरुकी संघ, ध्यान दे, हेमिकोर्डेट्स को कॉर्डेटा संघ से हटा दिया और एक स्वतंत्र अकशेरुकी संघ इनवर्टिब्रेट फाइलम माना। और इस समूह में केवल 80 जातियां बताई गई जिन्हें माइनर फाइलम की श्रेणी में रखा गया। माइनर फाइलम क्या होते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो हम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये मेजर फाइलम है क्योंकि उनकी जीव जातियों की संख्या और डाइवर्सिटी और एनिमल का योगदान पर्यावरण में ज़्यादा होते हैं, जबकि माइनर फाइलम संख्या वाइज भी उसकी जातियां कम होती हैं और उनका एनवायरनमेंट में योगदान भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो माइनर फाइलम कहलाते हैं। तो उन्होंने माइनर फाइलम का सदस्य माना। हेमिकोर्डेट शब्द का अर्थ ही है आधा रज्जु, यानी ये आधे आंशिक रूप से कोर्डेट जंतु हैं, इसलिए इन्हें हेमिकोर्डेट कहा गया है। क्योंकि आपके सिलेबस में है इसलिए आपको कोर्डेटा बुक के साथ में हेमिकोर्डेटा के एग्जाम के रूप में इसे पढ़ाया जाता है। और इस बुक में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, विवाद से बचने के लिए कहा था कि कोर्डेट के साथ ही हेमिकोर्डेट के अंदर रहने दिया गया और पढ़ाया गया है। फाइलोजेनी, अब बात आती है ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, फाइलोजेनी के संबंध में मैंने एक बात बता दूं, मैंने तुलना नहीं की है, न इतना टॉपिक बड़ा बनाया जाना संभव था जिसमें कॉर्डेट, पोगोनोफोरा, एकाइनोडर्मेट सबसे तुलना करूं। आपके एग्जाम्स में सीधा यही फाइलोजेनी के बारे में पूछा जाता है। आपको इन्हीं से, इसी पॉइंट से मैटर लेना चाहिए, ज़्यादा भटकाव ना करें एग्जाम की दृष्टि से। हाँ, अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं जरूर पढ़ें, पर यहाँ इतना संभव इस वीडियो में संभव नहीं है। जाति वृत्त के संबंध में इकाइनोडर्मेटा, फोरोनिडा, पोगोनोफेरा, ये माइनर फाइला, फोरोनिडा, पोगोनोफेरा, हेमिकोर्डेटा एवं कोर्डेटा की प्रगाढ़ बंधुताएं होती हैं। और एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये सभी चूंकि बहुत ज़्यादा समानता रखते हैं, तो एक दूसरे से विकसित ना हो तो कम से कम इनके पूर्वज एक सामान्य रहा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। इनका पूर्वज एक रहा है। और ये कौन सा था, बेथर नामक वैज्ञानिक ने कहा डिप्लूराला लार्वा, जो इकाइनोडर्मेट्स का एक लार्वा है उसी टाइप का डिप्लूरुला लार्वा माना गया। और कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने ड्यूटेरोस्टोमेट रेखा के आधार पर व्याख्या की। उन्होंने बताया इकाइनोडर्मेट के विकास के साथ साथ ही एक और उनसे शाखा निकली, ब्लाइंड ब्रांच। मैं अभी डायग्राम बताऊंगा किस तरह से। उस ब्रांच ने हेमिकोर्डेटा का विकास किया कोर्डेट के साथ साथ अथवा कोर्डेट से पहले, इसलिए इनको प्री कोर्डेट्स भी कहा जाता है। हेमिकोर्डेट्स को मैं डायग्राम से बताऊंगा अभी। और इस प्रकार से कोर्डेटा के साथ साथ समकालिक विकास, इवोल्यूशन होने के कारण इनके अंदर कुछ कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर कोर्डेट जैसे मौजूद हैं। तो इस प्रकार से मैं एक चार्ट से आपको बताता हूँ, उसे आप देखें। आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए, ये पहले के हैं एनिमल। ये इकाइनोडर्मेट के साथ, देखिए इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा एक साथ में निकले और अलग अलग ब्रांच बन गए। एक तरह से ये ब्लाइंड ब्रांच है क्योंकि इसके आगे इनका विकास नहीं था। और इनका कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे डिप्लूरुला लार्वा यहाँ पर है इस जॉइंट पर, जिससे एक तरफ इकाइनोडर्मेट एंड हेमिकोर्डेट निकले और उसके पैरेलल दूसरी तरफ यूरोकोर्डेट्स, कोर्डेटा हुआ फाइलम, ये विकसित हुआ। तो चूंकि ये समकालिक थोड़े से थे इसलिए इनके अंदर मिलते जुलते लक्षण थे। और समकालिक ना बोले मतलब इनका विकास इससे पहले हुआ था। लार्वा की समानता के कारण हेमिकोर्डेट्स के कैरेक्टर थोड़े दिखने में मिलते जुलते थे, परंतु चूंकि ब्रांच अलग है तो कोर्डेटा के मूलभूत लक्षण होने का इसमें सवाल नहीं। यही अनुमान किया गया था फाइलोजेनी के बारे में। आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन अपनी भाषा में कर सकते हैं, टेक्स्ट में आपको पीडीएफ में भेज देंगे। पोर्टफोल बुक बहुत अच्छी है, आप उससे भी देख सकते हैं। और भी जो बुक आपके पास है पढ़ें और अपना टॉपिक्स को एग्ज़ाम की दृष्टि से करें। कोरोना काल में अभी तो ऑनलाइन स्टडी ही हो रही है,
और हमारे द्वारा इन बुक्सों के माध्यम से इसी तरह से आपको पढ़ाया जाना संभव है। आप बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़ें, कंपटीशन एग्जाम्स में अपने उद्देश्यों में सफल हुए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल्सो टू कोटपाल सर फॉर हिज इमेंस हेल्प फ्रॉम हिज बुक, जो मैंने बहुत समय तक पढ़ी है। थैंक यू।